नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग नया शुरू करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट में लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में आप एसी के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि दो तरह के करंट मेनली आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, एसी एंड डीसी। तो डीसी डायरेक्ट करंट हो गया जो आपको सेल या बैटरी से आती है, और उसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होता है। लेकिन जब आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, एसी के बारे में बात करते हैं, तो आइए इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होगा। डायरेक्शन एक निश्चित टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होगा, और मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज आए ना आए वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन जो है ये एक निश्चित टाइम पीरियड के साथ चेंज करते रहना चाहिए। तो इस तरह का अगर करंट आता है तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आइए इसके बारे में लिखते हैं कि when the current flowing through any circuit, जब करंट जो है फ्लो होने वाला किसी सर्किट से, डिपेंड्स अपॉन टाइम, तो करंट टाइम पर डिपेंड करता है, एंड फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शंस। करंट जो है वो टाइम पर डिपेंड करते हुए दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, एंड द corresponding वोल्टेज डेवलप्ड इज नोन एज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब आप जानते हैं कि कहीं भी सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज डेवलप होगा तभी तो करंट चलेगा, है ना। तो जो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज डेवलप होता है करस्पॉन्डिंग टू अल्टरनेटिंग करंट, तो उसको भी आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज का नाम देंगे। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर देखिए दिखाए हैं, जो एसी को दिखाते, अल्टरनेटिंग करंट को दिखाते। जैसे इसमें देखिए ये साइनोसॉइडल है, ये वाला और ये वाला। जैसे इसका इक्वेशन आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, तो साइन के का जैसा ग्राफ होता है, साइन थीटा का जिस तरह से ग्राफ होता है, थीटा की जगह ओमेगा टी आ जाएगा, और आई नॉट हो जाएगी पीक वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो प्लस आई नॉट से माइनस आई नॉट के बीच करंट साइन थीटा के हिसाब से वेरी करेगा। तो इस तरह से पहले उठेगा गिरेगा, फिर उठेगा गिरेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में करंट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू लिए हुए हैं, फिर यहाँ से यहाँ के इंटरवल में निगेटिव वैल्यू लिए हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के टाइम इंटरवल में करंट वन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो फिर उसके बाद ये सेकेंड इंटरवल में उसका डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है। उसी तरह से ये आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो कॉस का जिस तरह से ग्राफ होता है उस तरह से ये वाला चलेगा। तो यहाँ भी करंट जो है इधर इस तरह से कम होता गया, अभी यहाँ तक आपका क्या है, पॉजिटिव है, इसके बाद इधर आ गया निगेटिव, फिर हो गया पॉजिटिव। तो करंट अपने डायरेक्शन को एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद बदल रहा है। वही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लीनियरली करंट की वैल्यू बढ़ रही है, फिर लीनियरली डिक्रीज हो रही है, फिर लीनियरली बढ़ रही है, लीनियरली डिक्रीज हो रही है, एंड सो ऑन। फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन बदलता रहे। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक में मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है, फिर अगले इंटरवल में ये देखिए निगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव हो गया। तो मैग्नीट्यूड चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन का चेंज होना जरूरी है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और एक निश्चित टाइम पीरियड भी इसके लिए होना चाहिए। रैंडमली टाइम पीरियड में डायरेक्शन चेंज होगा तो उसको अल्टरनेटिंग करंट नहीं भी कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये भी एक निश्चित टाइम इंटरवल तक के लिए देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है करंट, फिर देखिए यहाँ पे यहाँ से निगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर निगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हुआ, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज विथ टाइम, दोनों टाइम के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बट द सेम साइकिल इज रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में साइकिल आपका सेम ही रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ प्लस आई नॉट था, तो यहाँ आप कह सकते हैं माइनस आई नॉट, हालांकि तो कह सकते हैं एक तरह से आपका कभी प्लस आई नॉट है तो कभी माइनस आई नॉट है, और ये माइनस आई नॉट डायरेक्शन को ही मेनली इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया है ना। तो ज़्यादातर केसेस में अल्टरनेटिंग करंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक निश्चित टाइम इंटरवल के साथ चेंज करते हैं, है ना। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर बोलना है तो हम ऐसे करंट को भी ऐसी बोलेंगे जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भले ही ना चेंज हो, जैसे आई नॉट और आई नॉट ही तो मैग्नीट्यूड हुआ, है ना। तो ये चेंज भी हो रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड आई नॉट है। एक बार आई नॉट इधर से उधर थ्रू आउट, तो कुछ अगले टाइम इंटरवल में उधर से इधर, फिर अगले टाइम इंटरवल में इधर से उधर, तो उतने ही बार टाइम इंटरवल में इधर से उधर।
तो मैग्नीट्यूड हो सकता है चेंज ना भी करे, लेकिन डायरेक्शन का चेंज होना मस्ट है। लेकिन फिर भी अगर जनरल स्पीकिंग अगर देखा जाए तो आप देखते हैं कि ऐसे सारे केसेस हो गए, इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अब देख रहे हैं बढ़ रहा है ना। यहाँ भी देखते हैं इस तरह से निगेटिव में वैल्यू कम हो रही है ना, फिर बढ़ने लगी, कम होने लगी, एंड सो ऑन। इस तरह से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। लेकिन लूजली स्पीकिंग आप कह सकते हैं द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज विथ टाइम बट द सेम साइकिल इज रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी। चलिए, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, पहले वाले हाफ साइकिल ऑफ एसी में करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ये मस्ट है, लास्ट वाला जो कंडीशन है ये बहुत मस्ट है एसी के लिए, कि पहले हाफ साइकिल में एसी फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड इन सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ एसी करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हाफ में एक डायरेक्शन तो सेकेंड हाफ में दूसरा डायरेक्शन, और दोनों हाफ मिला करके एक टाइम पीरियड कहलाएगा, है ना। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक हाफ साइकिल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेकेंड हाफ साइकिल हुआ। फिर यहाँ से अगर आप देखिए तो आप इसमें जो आप साइकिल लेंगे एक डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक। तो साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल कहाँ से अगर उसको दिखाना, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हो गया हाफ साइकिल, और यहाँ पर आ गया फुल साइकिल। तो वन फुल साइकिल यहाँ से यहाँ, इसको आप एक टाइम पीरियड तक का नाम दे सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसमें जो साइकिल बनेगा वो यहाँ से तो नहीं ले पाएंगे, देखिए इसको ऐसे करके लेना पड़ेगा, ये और आगे जाएगा तो इस तरह से ऐसे जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल में निगेटिव करंट, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा साइकिल पॉजिटिव करंट, ठीक है। तो इनका साइकिल यहाँ से यहाँ तक एक कैपिटल टी बनेगा, और वही चीज़ चूँकि सिमेट्रिकल होता है तो अगर आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ये भी एक कैपिटल टी के रूप में कह सकते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ से यहाँ फर्स्ट हाफ साइकिल, और फिर यहाँ से यहाँ सेकेंड हाफ साइकिल। तो एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ। फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ, सेकेंड हाफ साइकिल यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, है ना। इस तरह से यहाँ भी अगर आप देखें तो ये देखिए एक यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एक टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट में एक कुछ ना कुछ टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, है ना। और ज़्यादातर केस में मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है, बट अगर नहीं भी करे तो भी हम उसको ऐसे बोलेंगे जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन लूजली स्पीकिंग में हम बोल देते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ चेंजेस। और सिलेबस में भी आपको इसी टाइप के करंट पढ़ने हैं, साइनसोइडल बिहेवियर के करंट पढ़ने हैं, मैंने आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, इस तरह के आपको इक्वेशंस पढ़ने हैं, एनालाइज करने हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कि मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी वो तो चेंज करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो सब इम्पोर्टेंट टर्म्स अब आपको यहाँ पर देखने होंगे। उसमें आपको आएगा पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू। तो पीक वैल्यू जिसको आप एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है ये। तो अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो वी नॉट कहिए, अल्टरनेटिंग करंट है तो आई नॉट कहिए। तो इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द करंट फ्लोइंग और द वोल्टेज ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के किसी भी एक साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की उसको पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट बोलना है, और जो भी मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू होगी मैक्सिमम, वो उसको क्या बोलना है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो उसको वी नॉट से, तो वी नॉट और आई नॉट से दिखाते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू, चूंकि देखिए जहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है वहाँ पर हम लोग एक एवरेज टर्म डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकली एवरेज का जो डिफिनेशन आता है, अगर आपको एवरेज करंट निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज भी निकालना है तो भी का इंटीग्रेशन कर दीजिए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें वेरिएशन हो तो उसका एवरेज इसी फार्मूले से आप निकालते हैं। तो आप वेलोसिटी एवरेज, एक्सेलरेशन एवरेज, उसमें भी आपने ये सब चीज़ पढ़ा है। आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू। तो आई आरएमएस क्या हो जाता है, रूट अंडर
आई स्क्वायर टाइम के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी टी से डिवाइड भी करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, रूट भी चढ़ाएंगे। ठीक है, तो रूट भी हो गया, अंदर में जो काम किया उससे मीन भी हो गया और स्क्वायर करने के साथ काम किया इसलिए स्क्वायर भी हो गया। सो रूट मीन स्क्वायर, इसी को इफेक्टिव वैल्यू भी आप कहते हैं। तो आई आर एम एस रूट अंडर, ये फार्मूला याद रखिएगा, आई आर एम एस रूट अंडर आई स्क्वायर, टी का फंक्शन होगा आई, डी टी के साथ इंटीग्रेशन होगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन और से होल का रूट अंडर, और वही वी आर एम एस भी है, वी स्क्वायर टी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का रूट अंडर। ठीक है, तो आई आर एम एस वी आर एम एस। तो इस टॉपिक में सबसे पहले जो आपको बेसिक काम करना होता है वो यही सब पहचानना आता है, पहचानना आना चाहिए। पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आर एम एस वैल्यू, याद रहे, बार बार दोहरा रहा हूँ, आर एम एस वैल्यू को क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। तो आइए जब इसमें आगे देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या करना रहता है। आइए बच्चों, तो इसमें जो सबसे पहले बेसिक काम आपको करना होगा वो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए एक ही में मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर पूछ लिया है। क्या दिया हुआ है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट को आपको फाइंड करना है और ये डिफरेंट टाइम इंटरवल के बीच में आपको फाइंड करना है। जैसे पहले में फुल साइकिल के लिए फाइंड करना है, तो फुल साइकिल के लिए आपको 4 तरह के करंट दिए हुए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इस फुल साइकिल के लिए आपको 4 क्वेश्चन को करना है, 4 क्वेश्चन के आंसर आएंगे। फिर हाफ साइकिल के लिए इन्हीं 4 के लिए, फिर क्वार्टर साइकिल के लिए इन्हीं 4 के लिए और 1/6 ऑफ द साइकिल के लिए इन्हीं 4 के लिए, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो ईच के लिए 4, मतलब 4 के लिए 16 वाले 16 सवाल है यहाँ पर आपका। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी फार्मूला अभी पीछे बताया था उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। जैसे आप ए में फुल साइकिल के लिए जैसे आप काम कर रहे हैं फॉर फुल साइकिल, और पहला आप उठा रहे हैं जैसे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो आपको क्या कैलकुलेट करने को कहा गया, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। तो आई एवरेज कैसे निकालना है, तो जैसा कि फार्मूला में बताया, आई जो भी फंक्शन है टाइम का उसको आप रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फुल साइकिल है मतलब 0 से t इसका टाइम पीरियड होगा, और जहाँ ज़रूरत पड़े टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, इसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, एसएचएम से वो कॉन्सेप्ट आता है t बराबर 2π/ओमेगा। तो शुरू करें आई एवरेज के लिए। अच्छा, तब तो 16 हो गया आपका एवरेज कैलकुलेशन और 16 हो जाएंगे आपके आरएमएस कैलकुलेशन। तो कुल मिला के 32 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सामने रखे गए हैं। तो 32 के आंसर देने, जिसमें पहला आंसर देखिए अब आपका आएगा आई एवरेज इक्वल टू, तो क्या कहा आपने, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या दिया हुआ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो सीधा सीधा टाइम, लिमिट पुट करना है 0 से टी। फुल साइकिल है तो एक साइकिल 0 से टी, अगर हाफ साइकिल होता तो 0 से t/2 करते, क्वार्टर साइकिल तो 0 से t/4 करना था, 1/6 तो 0 से t/6 करना था। ठीक है, तो हम एक बना के आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह से बाकी सब करना है आपको। तो सिंपल है, आई नॉट आप बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी रहेगा विद इन द लिमिट 0 से t एंड डिवाइडेड बाई, ये तो सॉल्व होगा तो t ही आएगा। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और t का जो कॉफिशिएंट होगा वहाँ से डिवाइड भी होगा। ठीक है, आई नॉट पहले से बाहर में था तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर की बात है, लिमिट भी चढ़ेगा 0 से t। बाहर में क्या था, तो बाहर में था आई नॉट और नीचे में था t, तो t ऐसा रह गया। ठीक, एक चीज ध्यान देंगे, क्योंकि t बराबर 2π/ओमेगा, सो ओमेगा टी को आप जहाँ भी दिखाई दे 2π लिख सकते हैं। तो ओमेगा टी यहाँ दिखाई तो दे रहा है नीचे में, तो आई नॉट बाई ओमेगा टी इज 2π, और यहाँ पर अब आप लिमिट रखिए, तो माइनस रहे तो पहले 0 रख दीजिए, तो cos 0 1 और t फिर रखना है तो cos ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा टी फिर से दिखाई दिया तो 2π रख देना है। सो दिस बिकम्स आई नॉट बाई
2 पाई एंड 1 माइनस कॉस 2 पाई। देखिए अब कॉस 2 पाई की वैल्यू तो आपको बता दूं, कॉस 2 पाई ये कॉस 0 के बराबर होगा, 2 पाई जहाँ है 0 वहीं है, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1, है ना। तो इस 1 को आप जैसे यहाँ रखिएगा, ये -1 ये +1, तो ये कैंसिल हो गया, क्या जवाब आ गया 0, है ना। तो एवरेज वैल्यू करंट की इस केस में क्या आ गई आपकी 0 आ गई, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। और ग्राफ से भी अगर आप देखोगे तो देखो आई ये रहा I0 sin ओमेगा टी, इसी तरह का ग्राफ आएगा, एक साइकिल के लिए कहा मतलब इतना दूर के लिए कहा, यही है कैपिटल टी, यही है I0 sin ओमेगा टी। तो देखिए जितना एरिया यहाँ पे प्लस है उतना ही एरिया यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक अगर आप इसके लिए इतना प्लस होगा तो उतना ही माइनस होगा, दोनों को जोड़ के देखिएगा तो ओवरऑल क्या होगा 0 होगा। इसलिए आई एवरेज ग्राफ से देखिए डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और जो फार्मूला होता है उससे भी आपने सॉल्व किया तो क्या मिला 0 ही मिलेगा, ठीक ना। तो प्रोसेस थोड़ा अच्छे से समझ लेना है और कुछ खास बात नहीं है। तो आपने आई एवरेज का काम कर दिया। दूसरा आप इसमें निकाल रहे हैं आरएमएस वाला, आई आरएमएस। तो क्योंकि एवरेज वैल्यू हो जाती है 0 तो फिर हमें आरएमएस से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि उसी के लिए इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहा गया। तो आई आरएमएस का जो हमारा फार्मूला था हम उसको एक बार लिखेंगे। तो ये था √ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो भी दिया हुआ रहेगा dt, एंड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये तो था ही, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, अलग से क्या करना, इसी में वैल्यू पुट करिए। आई के जगह आपका लिखा जाएगा I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन एंड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना। ओके, और फुल साइकिल के लिए लिमिट बिठाइए तो 0 से t। तो चलिए, तो √ ये तो नीचे से t आ गया तो 1/t तो रहेगा, इंटू I0 स्क्वायर को भी बाहर ले लीजिए तो इसके साथ रहेगा, और वो तो चाहे तो रूट से भी बाहर आ जाएगा, बाहर में I0, खैर अभी रहने देते हैं। बाकी अंदर में क्या रहा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt विद इन द लिमिट 0 to t, फिर √ ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, अलग से इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर को आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2, ये आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला हुआ। तो ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा हाफ, और फिर 1 का इंटीग्रेशन dt, और 1 का dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और फिर माइनस कॉस का यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई कोफिशिएंट 2 ओमेगा। तो अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से जान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन t बन जाएगा, और कॉस का जो होता है वो सिर्फ साइन होता है, तो साइन 2 ओमेगा टी, और t का कोफिशिएंट 2 ओमेगा, तो डिवाइड हो गया 2 ओमेगा से। ऑल राइट, तो जो लिमिट था 0 से t, तो 0 से t हम लोग रख देंगे। तो 0 से t हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो पुट कर दिया तो देखिए कितना आ गया, हाफ, यहाँ पर आ गया t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, एंड देन माइनस 0 करिएगा तो 0, और यहाँ भी साइन 0 तो 0, तो 0 वाला 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो गौर से देखिए क्या बच रहा है आपके पास, ओमेगा टी को आपने कहा था 2 पाई लिखने को, ये देखिए ओमेगा टी को 2 पाई लिखना है, तो क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी, तो 2 टाइम्स 2 पाई, नहीं तो साइन 4 पाई हो गया। तो साइन कितना भी पाई रहे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सब की वैल्यू 0, तो ये सब याद रखें। तो
तो फिर ये वाला टर्म 0 हो गया, तो बच के क्या आया, सिर्फ आया t/2। ठीक है, तो बच के आया सिर्फ t/2। तो ये जो भी वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगा t/2। तो पुट कर देंगे रूट अंडर I0 का स्क्वायर, और ये जो भी वैल्यू है आ गया t/2, और ये डिवाइडेड बाई t तो है ही, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, तो क्या बच गया, तो I0 बाहर आ गया, और बाई क्या बच गया, √2 बच गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं IRMS की वैल्यू, पीक वैल्यू जो I0 थी, और डिवाइड कर देना है √2 से। सो IRMS बिकम्स I0 बाई √2। तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, पीक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। RMS निकालना है तो √2 से डिवाइड करेंगे, ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू। तो आपको जो यहाँ पर 32 जवाब देने हैं, उनमें से 2 जवाब अब आपके सामने आ गए, आई एवरेज की वैल्यू और आई RMS की वैल्यू फॉर द केस ऑफ फुल साइकिल फॉर द इक्वेशन गिवन I = I0 sin ωt। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर को करते हुए आप इसमें जैसे अभी सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को चेंज करेंगे और प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ वैल्यू को निकालेंगे। तो साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, ये दोनों को मिक्स करके दिया है तो दोनों का भी इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, और वो भी मिक्स कर दिया है उधर तो वो भी हो ही जाएगा, है ना। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क होगा कि आप यहाँ पर 32 के 32 जिनमें से 2 इस तरह से निकाले गए हैं, तो बाकी के 30 आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और उन सॉल्यूशंस को आप निकालें, तो आपको क्या होगा, पकड़ बैठ जाएगा। तो किताब में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए होंगे, जिसमें आपको एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो एवरेज वैल्यू है उसके लिए तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है कि अगर आपको ग्राफ मालूम है तो ग्राफ से ही डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ तक के लिए क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, जोड़ दीजिएगा तो काफ़ी केस में तो 0 आपको ऐसे भी दिख जाएगा। तो बाकी जब ग्राफ से ना डिसाइड हो आपसे तो फार्मूला तो है, ये तो हर तरह के केस में काम आएगा, है ना। तो चलिए, तो ये वाला सब फंक्शन हो गया, तो आपको सही से इसको निकालना है। तो ये यहाँ तक आप कंप्लीट इसको समझ लीजिए, दोबारा भी फार्मूला पर सेट कर दिया और उसके हिसाब से काम कर लिए। कहीं कहीं पर आपको जब cos स्क्वायर ओमेगा t दिखेगा तो क्या करना है, यहाँ पे बीच में प्लस डालना है। ठीक है, 1 प्लस cos 2 ओमेगा t/2 हो जाएगा, बाकी सारा इंटीग्रेशन उसी प्रकार से होगा, चलेगा। ये वैल्यूज अच्छे से ध्यान में रखना है, cos 2π 1 होता है, cos π आएगा तो -1 होता है, ये सारी चीज़ों को cos 0 1 sin 0 0 sin π 0, तो ये सारी वैल्यूज अच्छे से ध्यान में रखें और वैल्यू पुट करेंगे तो सब निकल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इनको ठीक से समझ लीजिए और फिर हम इसी में आगे का काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो आप जो पीछे के कैलकुलेशन को जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि अगर आप फुल साइकिल के लिए काम कर रहे हैं तो चाहे फंक्शन ये दिया हुआ हो I = I0 sin ωt, या फिर ऐसा दिया हुआ हो I = I0 cos ωt, है ना। दोनों ही केसेस में जब आप एवरेज फुल साइकिल के लिए काम करोगे तो आपको एवरेज वैल्यू 0 ही मिलेगी और RMS वैल्यू I0/√2 भी मिलेगी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले आपको जो एग्जाम्पल है उसमें करके दिखाया। हाफ साइकिल के लिए उसी तरह से जब आप काम करेंगे, मतलब बिटवीन 0 से t/2, तो आपको एवरेज वैल्यू निकल के आएगी 2I0/π और RMS वैल्यू फिर से निकल के आएगी I0/√2। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन के लिए आपको फुल साइकिल और हाफ साइकिल में ये वैल्यू थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 IRMS I0/√2, हाफ साइकिल के लिए भी IRMS I0/√2, लेकिन एवरेज और हाफ साइकिल के लिए 0 नहीं होगा, 2I0/π हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और आपको बता दूं, जैसे इन दोनों के ग्राफ की अगर बात करें आप, तो देखिए मालूम है आपको ग्राफ इनका साइन और कॉस का ग्राफ, तो साइन का तो इस तरह से आता है
एक फुल साइकिल हो गया। अगर आगे के लिए भी कोई पूछता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो इसको हम लोग एरिया वाइज बड़ा अच्छे से निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपका एक फुल साइकिल होगी और यहाँ तक आपका आएगा हाफ साइकिल, ठीक है। ये t/2 और ये t, तो यहाँ तक के लिए पॉजिटिव आएगा और इधर के लिए एरिया निगेटिव आएगा। कब? जब i बराबर आप क्या यूज कर रहे हैं, I0 sin ओमेगा t। तो आपको कभी भी 0 से t/2 तक के लिए पूछेगा तो एवरेज वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, ये वाली एरिया आएगी, एरिया अंडर द ग्राफ। और यही एरिया जब आप निकालते हो और फॉर्मूला के साथ डायग्राम से डिवाइड करके देखते हो, तो आपको हाफ साइकिल के लिए ये एवरेज कितना निकल के आया, 2I0/पाई, ओके। और फुल साइकिल के लिए जब आप गए तो उतना ही निगेटिव हो गया था, ऐड होगा तो खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर ये है कि अगर आपसे कोई ऐसे भी कुछ कह दे किसी भी टाइम इंटरवल में, देखिए जैसे ये तो t हो गया, यहाँ तक आइएगा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स t, यहाँ तक आइएगा 3 साइकिल आ गए 3t। तो आपको अगर कोई बोले कि 2t से 3t के बीच में बताइए, तो 2t से 3t के बीच में यहाँ भी आधे में प्लस और आधे में माइनस, 0 हो जाएगा, समझे। कोई बोले t से 2t के बीच में, तो t से 2t के बीच में देखिए यहाँ भी आधे दूर तक प्लस फिर आधे दूर तक माइनस, तो इसमें भी 0 हो जाएगा, ठीक। इस पॉइंट को क्या लिखिएगा, डेढ़ t मतलब 3/2t, और इस पॉइंट को 2.5t मतलब 5/2t। अब अगर कोई आपसे कहे कि जैसे 0 से t/2 में जितना हुआ, तो t से 3/2t में भी तो उतना ही आएगा ना, उतना ही आएगा। उसी तरह से अगर आपको देखा जाए 2t से 5t/2 में पूछेगा तो ये भी उतना ही आंसर आएगा जितना 0 से t/2 में आया है, ठीक है। मतलब कि हाफ साइकिल में जो आया है 2I0/पाई आई एवरेज की वैल्यू, तो इस तरह से कह सकते हैं। फिर उसी तरह से कोई कहे t/2 से 3t/2 के बीच, तो जितना माइनस उतना प्लस, मतलब फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह की बातें आपको वहाँ दिखेगी, तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसमें और गौर करें तो देखिए, अगर आप ये वैल्यू उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से t/4। तो 0 से t/4 में देखिए जितना एरिया आया है, गौर कीजिएगा, तो t/4 से t/2 में भी उतना ही एरिया आया है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। तो जो वैल्यू 0 से t/2 में आ रही है वही वैल्यू 0 से t/4 में भी आने लगेगी, ठीक। तो इस चीज का भी आप इस्तेमाल इधर कर सकते हैं। आपको कोई बोल दिया कि t से इसके बीच में, है ना, ये t है, ये 3/2t है, तो उनके भी बीच का अपना इंटरवल, जैसे यहाँ पे हमने t/4 किया, तो t प्लस t/4 5t/4 है ना, क्योंकि एक इंटरवल t/4 का आता है यहाँ पर, तो 5t/4 आएगा, फिर t/4 जोड़िएगा तो 6t/4 मतलब काट के 3/2 ये आ जाएगा। मैंने ये इंटरवल, इतना दूर का इंटरवल t/4। तो अगर कोई t से 5t/4 पूछे या 5t/4 से 3/2t पूछे, तो उसमें भी आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होना है, क्योंकि जितना सिमेट्रिक एरिया इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, ठीक। तो सेम आंसर रह जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी आपका 2I0/पाई रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी 2I0/पाई रह जाएगा, है ना। यहाँ भी अगर पूछे यहाँ से यहाँ तक के, अच्छा कोई यहाँ से यहाँ तक के लिए बोल दे, तो जितना सिमेट्रिक यहाँ प्लस में था ये वाला, उतना ही यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये वाला, तो 0 हो जाएगा यहाँ से यहाँ के बीच में, नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी टाइम इंटरवल हो, ग्राफ को थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेना है, तो कई बार एवरेज का आंसर जो है इस तरह से ग्राफिकल एनालिसिस से फटाफट आ जाता है ना। तो ये काम की बात हो गई आपके लिए। और IRMS वो तो खैर है ही आपका, 0 से t/4 हो या t/4 से t/2 हो या t/2 से फिर ये 1/4 का इंटरवल जब जब आएगा तब तब एक एरिया होगा, क्योंकि आपने उसको स्क्वायर कर दिया है तो ये सारे एरिया जो निगेटिव थे सब बन जाएंगे पॉजिटिव। तो जब भी आपका t/4 का इंटरवल होगा इस तरह से,
तो आपका जो आंसर आएगा वो I0/√2, तो उसी हिसाब से आपको अक्सर मिल जाया करेगा। तो आप करके देखिएगा वो सब। तो जस्ट एक समझा रहे थे आपको कि ग्राफ ड्रॉ करके भी काफ़ी सारे इंटरवल में बिना किसी कैलकुलेशन के एवरेज का और IRMS का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा RMS के बारे में और जानेंगे। तो जैसा कि हमें पता है IRMS √1/t एंड इंटीग्रेशन ऑफ I² dt विद इन लिमिट 0 to t, एक साइकिल के लिए आप ऐसा लिखते हैं। और हम लोगों ने इसको सॉल्व करके भी देखा। फॉर I = I0 sin ωt या cos ωt, वो अंडरस्टूड है क्योंकि सिलेबस में आपको यही पढ़ना ही है। तो I = I0 sin ωt या I0 cos ωt। ठीक है, इसमें माइनस भी दे सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही रहता है जनरली प्लस में ही। तो जब आप इसके लिए सॉल्व करते हैं तो आपको ये प्राप्त होता है I0/√2। ठीक है, क्योंकि AC डायनेमो से आपको प्राप्त होता है, और AC डायनेमो में आपने जो फैराडे लॉ वाला देखा था, उसमें जो आपने जो आपने उसको -dϕ/dt और फाई को B/A किया था, तो नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह देने के बाद और ओमेगा वगैरह जो आप घुमाते थे AC डायनेमो, तो उसमें आपको साइन में ही करंट मिलता है। तो वही उसी को पढ़ना रहता है, उसी से आपके घर में बिजली आती है। तो देखिए, तो ये सॉल्व किए तो I0/√2 आया, और √2 आया मतलब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो 0.707 आएगा। तो लगभग 0.707 टाइम्स I0 हो गया, जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो RMS वैल्यू होती है ये 70.7% ऑफ पीक वैल्यू I0 के 70.7% के बराबर होती है IRMS। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी क्या ध्यान में रखनी है, IRMS ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव करंट और वर्चुअल करंट, ये भी नाम दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए कि आप जानते हैं कि करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, आमीटर बोलते हैं आप, तो यहाँ भी एक आमीटर होता है, लेकिन ये यूनिक आमीटर होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये पहले के जो आमीटर आपने पढ़े हैं उसकी तरह नहीं होता है, जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर उसकी तरह नहीं होता। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है। क्योंकि अगर आप वो DC वाला टाइप से देखोगे, वो वाला इंस्ट्रूमेंट में यहाँ लगाओगे, तो फिर इसमें फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं, क्योंकि एवरेज वैल्यू ही 0 होती है। जितना देर प्लस में रहेगा उतनी देर माइनस में भी रहेगा, और बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है, तो रीडिंग ले ही नहीं पाता है। ये DC वाला जो आमीटर है वो AC वाले में काम नहीं करेगा। तो बट रीडिंग तो लेनी है, तो रीडिंग जो लेते हैं हम लोग, तो वो यही RMS वैल्यू की ही रीडिंग लेता है। तो उसके बारे में थोड़ा जानिए। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हॉट वायर आमीटर। हॉट वायर आमीटर, there is an unique ammeter for the measurement of AC known as hot wire ammeter because it is based on heating effect of current और always reads IRMS। तो हीटिंग इफेक्ट पर ये आधारित होता है। अब हम जानते हैं करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले, इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर वो फ्लो कर रहा है तो I²RT इसके हिसाब से उसको हीट जनरेट करना है। तो द एवरेज रेट ऑफ हीटिंग व्हेन AC जो I/I0 sin ωt है passes through a resistance R for each cycle या for one cycle, मतलब between 0 to 1 टाइम पीरियड डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि वेरिएबल करंट है तो I²R/dt लगेगा, और एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई T कर दीजिए, और 0 से T एक टाइम पीरियड के लिए, जो एक साइकिल के लिए आएगा वही हर साइकिल के लिए आएगा। तो 0 से T के बीच में, और एवरेज करने के लिए T से डिवाइड किया, तो देखिए क्या आता है। R/T तो आपका चलिए बाहर आ गया। I को आपको लिखना है I0 sin ωt, स्क्वायर था तो I0² sin² ωt बन गया। dt के साथ आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे। I0 इज द कांस्टेंट वैल्यू, पीक वैल्यू, सो I0 बाहर आ गया, I0²R/T, और sin² ωt आपका इस तरह से रहा। अब sin² ωt विद इन द लिमिट 0 to T आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेशन किया है, तो उसमें आपने पाया था कि ये आता है कितना, T/2। फुल साइकिल 0 से T के लिए वैल्यू कितनी आती है, T/2। तो इसको सॉल्व करके हमने T/2 डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए क्या बन गया, I0²R, ये T कैंसिल हो गया, सो I0²R/2, I0²R/2 ये इस तरह से रहेगा। तो डेल्टा H जो आपका आएगा वो क्या आ गया, I0/√2 का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं I0/√2 का होल स्क्वायर।
तो √2 का होल स्क्वायर इंटू आर, इस तरह से लिख सकते हैं। सो आई नॉट बाई √2 जो हो गया ये क्या हो गया, आई आर एम एस, बाकी उसका स्क्वायर तो था ही। सो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो जो एवरेज हीटिंग इफेक्ट आपका दिखा रहा है फॉर वन साइकिल, वो क्या दिखा रहा है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ओके, जहाँ आई आर एम एस क्या है, आई नॉट बाई √2। तो इसीलिए आई आर एम एस को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट डीसी करंट होता तो वो भी एवरेज रूप से अगर इतना ही हीट को जनरेट करे एक साइकिल के लिए, मतलब बिटवीन 0 से t, तो जो उसकी करंट की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर की जगह आई क्या देना पड़ेगा, आई नॉट बाई √2, मतलब आई आर एम एस के जैसा। तो इसीलिए इसको लिखा गया, दिस एवरेज रेट ऑफ हीटिंग वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट ऑफ वैल्यू आई इक्वल टू आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई √2। मतलब एक साइकिल के लिए 0 से t के बीच में अगर आप एक कांस्टेंट डीसी करंट आई नॉट बाई √2 के बराबर दौड़ा दो आर रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो उसके थ्रू, रेसिस्टेंस के थ्रू जो हीट जनरेट होगा वो भी कितना होगा, आप जानते हैं आई स्क्वायर आर, वही होता है पावर। एवरेज की बात की तो वही पावर हो गया आई स्क्वायर आर। तो आप आई स्क्वायर आर के टर्म में इसको लिख सकते हैं, लेकिन आई जो होगा डीसी के जैसा, तो आई डीसी और आई आर एम एस सेम हो जाना चाहिए, है ना। तो आई आर एम एस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करेंट, दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करेंट which produces the same rate of heating, same rate of heating in a given resistance। same rate of heating देगा एक डायरेक्ट करंट, मतलब मान के चलिए 1 घंटा के लिए आपने एक डायरेक्ट करंट को किसी रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करवाया, हीटिंग इफेक्ट आई, कुछ हीटिंग आया। अब उतना ही अगर आप 1 घंटा के लिए एसी करंट को सप्लाई करेंगे और उससे भी जो हीटिंग इफेक्ट आएगा, दोनों हीटिंग इफेक्ट को आप मैच करो, दोनों अगर बराबर हो गया तो फिर जो डीसी में आपने कांस्टेंट करंट दोहराया था उसकी वैल्यू पीक वैल्यू के टर्म में, जो एसी वाला दोहराया बाद में, पीक वैल्यू के टर्म में आएगी आई नॉट बाई √2, जो क्या कहलाता है, आई आर एम एस कहलाता है। तो इसीलिए आई आर एम एस को डिफाइन किया गया कि दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which produces the same rate of heating in a given resistance। ठीक है, जो RMS वैल्यू ऑफ AC, जो AC जितना हीटिंग इफेक्ट दिखाता था तो उतना ही हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा ये डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट की जो भी वैल्यू उतना ही हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी, उसी को आपको क्या कहना है, AC का RMS वैल्यू। ओके, इन ए गिवन रेसिस्टर, देयरफॉर द RMS वैल्यू ऑफ AC इज आल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव, कह सकते हैं। और क्योंकि रियल में ये होता नहीं है, इसलिए आप इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी कह सकते हैं ना। आई नॉट बाई √2 एक कांस्टेंट करंट तो होता नहीं है AC में, इसलिए इसको आप वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी कह सकते हैं। तो हम लोग का जो भी बिजली बिल वगैरह बनेगा, क्योंकि घर में तो AC आती है और AC का एवरेज वैल्यू आ गया एक टाइम, एक साइकिल के लिए 0, तो फिर इन्फानाइट साइकिल के लिए अगर आप लेंगे तो भी 0 ही आएगा, नहीं तो फिर बिल किस बात का। तो बिल जो बनता है वो इसी हीटिंग इफेक्ट RMS वैल्यू के हिसाब से बनता है। RMS वैल्यू के हिसाब से आप बिजली बिल पे करते हो, जो पीक वैल्यू का 70.7% लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में एक DC करंट आती और सेम बिल अगर आप पे कर रहे होते पर मंथ जितना आपको AC में आता है, तो जो वो कांस्टेंट करंट आती वो आपको आता यही 70.7% ऑफ पीक वैल्यू जो AC में आपको आती है, मतलब आई नॉट बाई √2 वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका RMS जो ट्रू हो गया, आपका करंट के लिए जो सारी बातें ट्रू है, तो वही जो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज आएगा, वोल्टेज के लिए भी ट्रू होगा। मतलब VRMS अगर पूछें तो V0 बाई √2, मतलब वो भी 70.7% ऑफ V0 वो आएगा, है ना। तो VRMS की वैल्यू V0 बाई √2, तो करस्पॉन्डिंग तो एक जैसा साथ साथ चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी एक आध बात है, उसको देख लीजिए। आइए बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हॉट वायर आर्मीटर के बारे में या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो AC आर्मीटर जो है, इसमें आपका डिफ्लेक्शन जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब जो थीटा बनेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, बट द स्केल इज ग्रेजुएटेड
सच दैट स्केल इस तरह से आपका ग्रेजुएशन इस पर ये इस तरह से मार्किंग की जाएगी कि आप डायरेक्ट करंट की वैल्यू को पढ़ सकें, ठीक है। तो ग्रेजुएटेड सच दैट द करंट बी मेजर्ड डायरेक्ट इन एम्पियर्स, ठीक है। तो निडल जो यहाँ पर आपका चलेगा वो इस पर इस तरह से फ्लक्चुएट करेगा कि आपको जो भी वैल्यू पढ़ना है करंट का डायरेक्ट आप पढ़ सके। तो इसके लिए क्या होगा कि ये ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, शुरू में ये क्लोज होगा और बाद में फिर ये क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये दूर होता जाएगा, क्योंकि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, समझे। तो जैसे 1 हो गया तो 1 हो गया, 2 हो गया तो क्या हो गया 4 हो गया, 3 हो गया क्या हो गया 9 हो गया। तो गैप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, 1 से 4 के बीच में 3 का गैप है, 4 से 9 के बीच में 5 का गैप है। तो इस तरह से आपका जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गैप बढ़ता जाएगा। तो इसको इस तरह से बनाया ही गया है कि आपको जो है वैल्यू ऑफ करंट आप डायरेक्ट पढ़ सकें। लेकिन आप जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट पर आधारित होता है, तो हीटिंग इफेक्ट HI²RT, तो आप IRMS को पढ़ सकें डायरेक्टली, इसीलिए कैलिब्रेशन को ही आप क्या करते हैं इस तरह से कर देते हैं कि वो स्क्वायर के हिसाब से चले, ठीक है। तो स्क्वायर के हिसाब से चलेगा तो फिर आप उसको पढ़ लोगे। तो शुरू में यहाँ पर ये नज़दीक नज़दीक होंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे तो दूर होते जाएंगे। वही लिखा हुआ है, द कैलिब्रेशन इन हॉट वायर आर्मीटर आर वेरी क्लोज एट द स्टार्ट बट वाइडर एज वी मूव अवे, क्योंकि थीटा प्रोपोर्शनल टू I², ठीक है। I² होता है तो I² होगा तो फिर बाद में वो ज़्यादा गैप बनेगा उनका, है ना। सिमिलरली आप हॉट वायर वोल्ट मीटर भी इसी तरह से बनता है। तो वोल्ट मीटर द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, थीटा प्रोपोर्शनल टू V² होगा। Here also the graduation is not equidistant. The scale is so calibrated as to read the potential difference direct in volts. तो वहाँ भी कैलिब्रेशन इसी तरह से, जब आप हायर वैल्यू की ओर जाएंगे तो वहाँ गैप आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये इसलिए करते हैं ताकि आप उसको डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाए, RMS वैल्यू मिल जाए, है ना। और इसके लिए थीटा प्रोपोर्शनल टू I² या V² करना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन पर फर्क पड़ जाता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तब तो यूनिफॉर्म आ जाता, जैसा कि DC में होता है। लेकिन यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट पर आधारित है तो I² तो करना पड़ेगा। सो स्क्वायर है तो बाद में ज़्यादा गैप हो जाएगा। साथ ही यहाँ कुछ डिसएडवांटेज ऑफ AC को एक बार फिर से याद दिलाना जरूरी है कि AC डज नॉट शो केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मतलब AC अगर किसी वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है तो आप मैग्नेटिक कंपास को नज़दीक में ले जाइएगा तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं, कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, क्योंकि डायरेक्शन बार बार बदल रही है और वो इतना तेज़ी से बदलता है कि नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। तो कोई केमिकल इफेक्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो जा रहा है। केमिकल इफेक्ट होने के लिए एक ही डायरेक्शन में करंट का लगातार फ्लो करना जरूरी है। तो केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा सकते इसकी वजह से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना सकते, चार्जिंग ऑफ बैटरी भी नहीं कर सकते AC के साथ। आप कहिएगा सर घर में जो आती है उससे तो कर लेते हैं, तो नहीं, पहले उससे AC को DC में बदला जाता है फिर आप चार्जिंग करते हो, ठीक है। क्योंकि चार्जिंग में बेसिकली केमिकल इफेक्ट ऑपरेट हो रहा होता है, तो ज़रूरी है उसके लिए सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना। तो AC को पहले DC में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर्स के थ्रू, या और भी बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो DC में कन्वर्ट करने के बाद ही ये सारा काम किससे होगा, DC से होगा, डायरेक्ट करंट से होगा। और AC कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू DC, आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो ये सब है थोड़ा सा AC के बेसिक्स पार्ट, बेसिक जो भी थ्योरी है वो हमने यहाँ पर आपको रखा। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये एक तरह से AC का, तो ये यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम के साथ फिर हम लोग आगे की बातें AC में जो और आगे इम्पोर्टेंट है कि जब आप AC सर्किट के साथ कोई रेसिस्टेंस, कोई कैपेसिटर, कोई इंडक्टर कॉइल और उनके कम्बिनेशंस किस तरह से बिहेव करते हैं, तो इन सब पर डिटेल स्टडी होगी, जिससे नीट में हमेशा हर साल एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, आपके बोर्ड में भी रहता है। और ये कुछ डिफिनेशन जो भी आपको यहाँ दिए गए हैं तो यहाँ से भी सवाल रह सकते हैं। तो इसको आप कंप्लीट करके रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।